नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव एक बार फिर से अंश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में आवेश के मूलभूत गुण और आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में बताया था। आज की क्लास में मैं उसके आगे आवेशन की विधियां, कूलॉम का नियम और परावैद्युतांक के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आवेशन की विधियां। आइए हम देखते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। इनका मतलब है किसी चालक को हम कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो किसी चालक को हम 3 तरीके से आवेशित कर सकते हैं। किसी चालक को हम कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं? आवेशन की 3 विधियां हैं। आवेशन की निम्न 3 विधियां हैं। ठीक है, आवेशन की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। नंबर 1 विधि क्या है? घर्षण विधि। कौन सी विधि है? घर्षण विधि। इसको अंग्रेजी में फ्रिक्शन मेथड। किसी वस्तु को हम घर्षण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। दूसरा आपका जो है वो है चालन विधि। चालन विधि, इसको अंग्रेजी में कंडक्शन मेथड कहते हैं। कंडक्शन मेथड। तीसरा आपका जो है वो है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, जिसको अंग्रेजी में इंडक्शन मेथड कहते हैं। इंडक्शन मेथड। तो किसी भी चालक को आवेशित करने की निम्न 3 विधियां हैं। हम इन 3 विधियों के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम घर्षण विधि के बारे में चर्चा करते हैं। घर्षण विधि में क्या होता है? घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। हम एक एक के बारे में ऐसे चर्चा करेंगे। घर्षण विधि। घर्षण विधि के द्वारा आवेशन, इसकी चर्चा हम जब आवेश की संकल्पना के बारे में पढ़ रहे थे वैद्युत स्थितिकी की पहली ही क्लास में, हम घर्षण के द्वारा आवेशन की विधियों को हम पढ़ चुके हैं। फिर से हम एक बार आपको बताते हैं तो आपको पुनः याद आ जाएगा। हमने आपको बताया था कि आवेश कैसे क्रिएट होते हैं। जब हम 2 चालक को आपस में रगड़ते हैं तो उन चालकों के आवेशों के स्थानांतरण के कारण वो चालक आवेशित हो जाते हैं। आवेशन की इसी विधि को हम क्या कहते हैं? घर्षण विधि कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एवोनाइट की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल और एवोनाइट की छड़ों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उसमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसी विधि को हम घर्षण विधि कहते हैं। जैसे ये 2 मार्कर हैं, ये दोनों वस्तुएं अनावेशित हैं। जब इन दोनों को हम आपस में रगड़ेंगे, रगड़ने के कारण इस मार्कर का जो आवेश है, इस इलेक्ट्रॉन है, इस आवेश इस मार्कर में चला जाएगा और इस मार्कर का जो आवेश है इस मार्कर में चला जाएगा। इस तरीके से दोनों मार्कर क्या होते हैं? आवेशित हो जाते हैं। किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। तो घर्षण के द्वारा में आवेशन क्या है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुओं से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आवेशित हो
जाती है। इसी विधि को घर्षण विधि कहते हैं। घर्षण विधि कहते हैं। ठीक है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुओं से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसी विधि को हम घर्षण विधि कहते हैं। ये था आवेशन की घर्षण विधि। अब हम आवेशन की दूसरी विधि की बात करते हैं, चालन विधि। जो दूसरा विधि है वो क्या है? चालन विधि है। हम चालन विधि की बात करते हैं, चालन विधि। ठीक है, कंडक्शन मेथड। चालन विधि से दो वस्तुएं किस तरह आवेशित होते हैं इसकी बात हम करते हैं। सपोज करो जैसे हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक ये है, एक चालक ये है जो कि अनावेशित है, जो कि क्या है? अनावेशित है। और दूसरा चालक ये है जो कि क्या है? आवेशित है। समझ में आया? हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक ये है जो कि अनावेशित है अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं है, दूसरा चालक ये है जो कि आवेशित है, इस पर आपको साफ दिख रहा है, इस पर धनावेश है। जब हम इन दोनों चालकों को जोड़ देते हैं, जैसे ये था, जब हम इन दोनों चालकों को क्या करते हैं? किसी तार के द्वारा जोड़ देते हैं। मैंने क्या किया? ये आवेशित चालक है, ये अनावेशित चालक है। जब हमने एक मतलब चालक तार के द्वारा इन दोनों चालकों को जोड़ दिया तो होगा क्या कि इस आवेशित चालक के जो धनावेश हैं इस चालक में चले जाते हैं, इसमें स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण ये वस्तु आवेशित हो जाती है। आपको बात क्लियरली समझ में आ गया होगा कि चालन विधि में जो आवेशन होता है उसी तरह होता है। यदि एक अनावेशित वस्तु है और दूसरी आवेशित वस्तु है, अगर इन दोनों वस्तुओं को किसी चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं तो आवेशित वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनावेशित वस्तु में चला जाता है, जिसके कारण अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। इसी विधि को हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। आवेशन की इसी विधि को हम चालन विधि कहते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, यदि किसी चालक तार द्वारा एक आवेशित वस्तु तथा दूसरी अनावेशित वस्तु को आपस में जोड़ दिया जाए तो आवेशित वस्तु का इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु में चला जाता है, अनावेशित वस्तु में चला जाता है। इसी विधि को हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। चालन विधि कहते हैं। आवेशन की इस विधि को हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। यदि दो चालक हैं, एक आवेशित है दूसरा अनावेशित वस्तु है, दोनों को हम किसी चालक तार के द्वारा यदि जोड़ देते हैं तो आवेशित वस्तु का इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु में चला जाता है, जिससे अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। इस तरीके से चालन के द्वारा दो वस्तुएं आपस में आवेशित हो जाती हैं। तो आवेशन की इसी विधि को हम चालन विधि कहते हैं। अब हम आवेशन की तीसरी विधि प्रेरण विधि की बात करते हैं। आवेशन की जो तीसरी विधि है वो आपका क्या है? प्रेरण विधि। आपका जो नंबर 3 है वो क्या है? प्रेरण विधि। इसको अंग्रेजी में इंडक्शन मेथड
कहते हैं। अब देखिए, प्रेरण विधि के द्वारा कोई अनावेशित वस्तु किस तरीके से आवेशित होती है, इसके बारे में मैं आपको इस फिगर के द्वारा समझाता हूँ। सपोज करो कि आपके पास दो चालक हैं, ये दो चालक हैं, ये एक चालक ये है और ये चालक ये है, और ये दोनों चालक क्या हैं? ये दोनों चालक अनावेशित हैं। ये दोनों चालक क्या हैं? अनावेशित है। कहने का मतलब इन दोनों चालकों पर कोई आवेश नहीं है। फिर मैंने क्या किया, हमने क्या किया कि हमने ये किया कि इन अनावेशित चालकों के समीप हमने क्या किया, एक चालक ला के रख दिया। इन दोनों अनावेशित वस्तु के बीच हमने क्या किया, एक चालक ला के रख दिया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये आवेशित वस्तु है। हमने क्या किया, इन अनावेशित वस्तु के समीप एक आवेशित वस्तु ला के रख दिया। इस आवेशित वस्तु पे आपको साफ दिख रहा है कौन सा आवेश है, धनावेश हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, जब हम ऐसा करते हैं इन अनावेशित वस्तुओं के भी समीप एक अन्य आवेशित वस्तु ला देते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी जो समीप, कहने का मतलब इस आवेशित वस्तु के समीप अनावेशित वस्तु कौन है, ये वाला, इस पर ऋणावेश आ जाता है। कि इस पर धनावेश है तो हम देखते हैं कि अनावेशित वस्तु का जो समीप वाला अनावेशित वस्तु है इस पर ऋणावेश आ जाता है, और जबकि जो दूर वाला वस्तु है इस पे दूसरे सिरे पर क्या आ जाता है, धनावेशित आ जाता है। इस तरीके से दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि अनावेशित वस्तुओं के समीप किसी आवेशित वस्तु को लाया जाए तो उस आवेशित वस्तु के समीप वाले सिरे पर उसके विपरीत आवेश तथा उसके दूर वाले सिरे पर उसके समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की इसी विधि को हम प्रेरण विधि कहते हैं। फिर से आप समझिए, ये दोनों अनावेशित वस्तु है। जब इन दोनों अनावेशित वस्तुओं के समीप हम एक आवेशित वस्तु लाते हैं तो हम देखते हैं कि जो आवेशित वस्तु है इसके पास वाले सिरे पर इसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि इसके दूर वाले सिरे पर इसके समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे इस आवेशित वस्तु पर धनावेश है, हम देखते हैं कि इसका जो समीप सिरा है इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि इसका जो दूर वाला सिरा है इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की इसी विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। तो ये था, हमने आपको आवेशन की तीन विधियों के बारे में आपको बताया कि यदि कोई वस्तु अनावेशित वस्तु है तो हम उसको हम कितने तरीके से या कितने विधियों से आवेशित कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अभी हमने आवेशन की विधियों के बारे में चर्चा की। अब हम आगे आपको स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे यूनिट का। बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, या हम इसको कूलाम बल भी कहते हैं, या कूलाम बल। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलाम फोर्स। स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। सपोज करो कि दो आवेशित वस्तु हैं, एक आवेशित वस्तु, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, जिसको हम Q1 कहते हैं, ये इसको Q2 कहते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल या आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। क्योंकि दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल भी लगता है और प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि वो निर्भर करता है आवेशों की प्रकृति पर। जैसा कि आगे हम बता भी चुके हैं, समान आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है और जो है असमान आवेशों के बीच
आकर्षण बल कार्य करता है और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यही है स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल। इसका जो डिफिनीशन यही है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ये था आपका परिभाषा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अब स्थिर वैद्युत बल के संदर्भ में कूलाम ने एक नियम दिया था जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो आइए हम बात करते हैं कूलाम के नियम पर। कूलाम का नियम अंग्रेजी में इसको कूलॉम्स लॉ कहते हैं। ये जो कूलाम का नियम है, ये स्थिर वैद्युत बल को परिभाषित करने के लिए ही दिया गया था। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था। इस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, इस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या है आप समझिए। ये पहले चित्र आप देख लीजिए। दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक Q1 है, ये Q2 है। दो स्थिर बिंदु आवेश, एक Q1 और एक Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम ने क्या बताया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से आप समझिए, इस नियम के अनुसार क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप समझिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो आपका मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r²। क्या मिलेगा,
Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। जब आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसमें नियतांक जुड़ेगा, तो वो नियतांक होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये था कूलाम का नियम। और वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला फिर से आप समझ लीजिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। जहां समझ लीजिए, जहां Q1 Q2 क्या है, जहां Q1 Q2 बराबर क्रमशः आवेश, ये दोनों क्या है, क्रमशः आवेश है। यहाँ पे Q1 Q2 ये दोनों आवेश है जिनके बीच स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। और R बराबर क्या है, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। आपको स्पष्ट दिख रहा है, इन आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। इसमें कुछ टर्म और भी है, तो आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसका मान होता है 9 × 10 घात -10 9 × 10 घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ये नियतांक है, ये क्या है, नियतांक है। क्योंकि जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है, तो वही नियतांक है ये, जिसका मान 9 × 10 घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर है। इसमें एक टर्म आपका और है एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 क्या है, ये एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ये इतनी चीजें हैं, इसको आप एक बार से फिर समझ लीजिए। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होता है। जब हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसमें एक नियतांक जुड़ता है, इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहां पर Q1 Q2 क्रमशः आवेश है और R क्या है, इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, दूरी है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान 9 × 10 घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है। और इसमें एक नियतांक और है एप्सिलॉन 0, जिसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसके बाद हम एप्सिलॉन 0 के ही बारे में बात करेंगे कि एप्सिलॉन 0 की परिभाषा क्या है, या एप्सिलॉन 0 का मान क्या है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या है, इसकी बीमा क्या है, हम आगे इसी के बारे में चर्चा करते हैं। माध्यम की उपस्थिति में हमने अभी जो बात की कूलाम का नियम, ये वायु अथवा निर्वात में था। जब माध्यम की उपस्थिति हो तो उस कंडीशन में जो आपका कूलाम बल होगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। जहां के बराबर क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, जहां की आपका माध्यम का परावैद्युतांक है। इतनी बातें मैंने जो पढ़ा ये वायु अथवा निर्वात में था। वायु अथवा निर्वात के लिए यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। यदि माध्यम की उपस्थिति हो, तो माध्यम की उपस्थिति में ये जो कूलाम बल होगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होगा। तो जहां पर के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। आगे हम माध्यम की परावैद्युतांक की परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन 0, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में बात करते हैं।
अब इसमें हम एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या होती है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके मात्रक की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, इसका मात्रक क्या है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए एप्सिलॉन जीरो का मात्रक के लिए हम कूलाम का नियम लेंगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम का जो नियम है यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर है। चूंकि हमको एप्सिलॉन जीरो का मात्रक ज्ञात करना है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मात्रक या बीमा ये सारी चीज़ें याद नहीं की जाती हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हम आपको बनाना समझा रहे हैं कैसे हम एप्सिलॉन जीरो का मात्रक या उसकी बीमा बनाएंगे। देखिए यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्या होगा, R स्क्वायर पे इधर गुना हो जाएगा, तो ये F R स्क्वायर अपान Q1 Q2 हो जाएगा। या इसको हम पलट देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्या होगा, जब हम इसको पलटेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो तो ये भी पलट जाएगा, ये Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा। या एप्सिलॉन जीरो बराबर आपका हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई, ये 4 पाई नीचे आ जाएगा, 4 पाई F R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन जीरो का क्या हुआ, सूत्र हुआ, एप्सिलॉन जीरो बराबर Q1 Q2 बटा F R स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा, तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक अब आप आसानी से निकाल सकते हो। Q1 क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, राइट। इस आवेश Q2 का भी मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, राइट। अब 4 पाई आपका क्या है, नियतांक है, नियतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। F क्या है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और R क्या है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो R स्क्वायर है इसलिए मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से जो मात्रक बनता है वो बनता है कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। या आप इसको लिख सकते हो C, कूलाम को C से लिखते हैं, C का स्क्वायर बटा N। तो एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक है वो कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, C स्क्वायर बटा MN स्क्वायर, ये है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। जब हमको एप्सिलॉन जीरो का मात्रक पता चल गया हम इसकी बीमा भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे एप्सिलॉन जीरो की बीमा की बात में, इसकी बीमा क्या है, एप्सिलॉन जीरो का बीमा क्या है। तो एप्सिलॉन जीरो के बीमा हम इसी से निकालेंगे, जो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है इसी मात्रक के द्वारा हम बीमा निकालेंगे। तो एप्सिलॉन जीरो का जो बीमा होगा आप इसको समझिए, एप्सिलॉन जीरो का बीमा, ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये बीमा डायमेंशन का सिंबल है। तो एप्सिलॉन जीरो का बीमा का मतलब बड़े ब्रैकेट में एप्सिलॉन जीरो। हमारा मात्रक क्या है, या आप फार्मूला देख लीजिए, एप्सिलॉन जीरो क्या है, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ से आप देखेंगे तो एप्सिलॉन जीरो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एप्सिलॉन जीरो हमने अभी इसका जो फार्मूला डिराइव किया है वो है Q1 Q2 बटा 4 पाई F R स्क्वायर। अब हमको यहाँ एप्सिलॉन जीरो का बीमा निकालना है। तो एप्सिलॉन जीरो का बीमा का मतलब Q1 और Q2 की बीमा अब बटा 4 पाई नियतांक की इसकी कोई बीमा नहीं होगी, यहाँ F की बीमा और यहाँ R स्क्वायर की बीमा। Q1 क्या है, आवेश, और आवेश की बीमा होती है AT, क्या होता है AT, और इस Q2 का भी बीमा क्या हो जाएगा AT हो जाएगा। आप इस ब्रेकेट से हटा भी सकते हैं, AT अपान बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा m/L⁻⁻² होता है। और यहाँ पे R क्या है, दूरी, और दूरी की बीमा हो जाएगी L स्क्वायर। इस तरीके से आप देखेंगे A स्क्वायर ऊपर A गुणे A स्क्वायर, ये T स्क्वायर, और नीचे आपका m, इस L स्क्वायर का L से गुणा होगा तो mL का क्यूब हो जाएगा, T⁻⁻² हो जाएगा। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो m का पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ m की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, L का पावर -3 हो जाएगा,
और जो t है, t का पावर ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, t का पावर 4 a का पावर 2। ये हो गया एप्सिलॉन 0 की बीमा, ये हो गया एप्सिलॉन 0 की बीमा। ये तो मात्रक और वो क्या था, बीमा था। अब हम एप्सिलॉन 0 का मान बात करेंगे। एप्सिलॉन 0 का मान, इसका जो मान, इसकी वैल्यू क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका जो मान होता है एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये था आपका एप्सिलॉन 0 का मात्रक, एप्सिलॉन 0 की बीमा और एप्सिलॉन 0 का मान। अब हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक की चर्चा करते हैं। अब आपका अगला टर्म जो है वो है आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब हम यहाँ आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक की चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करने से पहले हमको कूलॉम के नियम पर जाना होगा। हम जानते हैं भाई, हमने कूलॉम के बारे में पढ़ लिया। हम जानते हैं कि कूलॉम के अनुसार, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो सीधा सीधा, कूलॉम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं? कूलॉम के नियम के अनुसार जानते हैं वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में वैद्युत बल। वायु अथवा निर्वात में वैद्युत बल यह बराबर क्या होता है? यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। ये वैद्युत बल का फार्मूला है, कब? वायु अथवा निर्वात में। अब हम बात करते हैं माध्यम की उपस्थिति में वैद्युत बल। माध्यम की उपस्थिति में वैद्युत बल, इसको Fm से लिखेंगे। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ पे लिख जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे। इसी सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 3 मानते हैं। अब हम इन्हीं समीकरण नंबर तीनों के द्वारा, इस समीकरण नंबर 1, 2 और 3 के द्वारा हम परावैद्युतांक का जो है परिभाषा हम इसी में डिराइव करेंगे और उसकी 2 परिभाषा होगी। अब देखिए, हम सबसे पहले इसमें समीकरण नंबर 2 और 3 लेते हैं। समीकरण नंबर 2 और 3 से अब आप देखिए, समीकरण नंबर 2 और 3 सेम है, सारी चीजें, ये चीजें सेम है, ये चीजें सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, 4 पाई भी सेम है और ये 4 पाई सेम है, Fm, ये सारी चीजें सेम है। केवल दोनों में डिफरेंस क्या है? एप्सिलॉन 0 के और एप्सिलॉन। अगर आप समीकरण नंबर 1 और 2 से जब आप तुलना करोगे, जब आप समीकरण नंबर 2 और 3 की तुलना करोगे तो सारी चीजें इक्वल है। केवल डिफरेंस क्या है? एप्सिलॉन 0 के और एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन 0 जो के है ये किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। के बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ के को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हम के को आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। और यहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 माध्यम की वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इस तरीके से हम के को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। तो ये जो फार्मूला बनेगा परावैद्युतांक बराबर
के को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, अब बटा ये एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ पे परिभाषा आपकी क्या बनती है, अब यहाँ अतः स्पष्ट है कि, अब आपकी परिभाषा यहाँ बन जाती है। इससे क्या स्पष्ट होता है, इस फार्मूले से यही स्पष्ट होता है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे किसी माध्यम, इसकी परिभाषा यही निकल के आती है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक किसके बराबर होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये था माध्यम की विद्युतशीलता का परिभाषा। किसी माध्यम की परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये आपका फार्मूला है माध्यम का परावैद्युतांक और इसकी परिभाषा है। फिर आगे हम चलते हैं। इसको अब तो हमने अभी समीकरण नंबर 1 और 3, 2 और 3 की तुलना किया था। अब हम 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 से जब हम समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करेंगे तो आप क्या देखेंगे, तुलना मत करो, समीकरण नंबर 1 में 2 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग दे दीजिए। जब आप भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, F बटा Fm, समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग दे रहे हैं और ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये Q1 एप्सिलॉन 0 के, ये Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब आप देखेंगे 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2, R से R कैंसिल। तो आपका Fm बटा Fm किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन 0 के, ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन 0 के बटा एप्सिलॉन बचा, या एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 भी कैंसिल हो जाएगा तो केवल ये बचेगा क्या, K बचेगा। ये जो K है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ K बचेगा। इस तरीके से आपको क्या फार्मूला मिलता है, इस तरीके से K बराबर F बटा Fm, F बटा Fm। F क्या है, F क्या है, F जो है वायु अथवा निर्वात में वैद्युत बल है और Fm क्या है, माध्यम में वैद्युत बल है। यहाँ पे K क्या है, परावैद्युतांक है। तो इस तरीके से एक नया फार्मूला आता है, परावैद्युतांक बराबर F क्या है, F जो है वायु अथवा निर्वात में वैद्युत बल, वायु अथवा निर्वात में वैद्युत बल, और Fm क्या है, माध्यम में वैद्युत बल, माध्यम में वैद्युत बल। अब इससे एक नई परिभाषा आ जाती है, अब इससे जो है परावैद्युतांक की एक नई परिभाषा आ जाती है, अतः स्पष्ट है कि, अब एक नई परिभाषा आ जाती है, वायु अथवा निर्वात में वैद्युत बल तथा माध्यम में वैद्युत बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या परिभाषा आ जाती है, वायु अथवा
वायु अथवा निर्वात में वैद्युत बल, वायु अथवा निर्वात में वैद्युत बल तथा माध्यम में वैद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये था परिभाषा। तो माध्यम का जो परावैद्युतांक है या अपेक्षित वैद्युतशीलता है, इसकी परिभाषा, दो परिभाषाएं निकल के आती हैं। पहली परिभाषा क्या आती है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक या अपेक्षित वैद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और दूसरी परिभाषा जो निकल करके आती है वो वायु अथवा निर्वात में वैद्युत बल तथा माध्यम में वैद्युत बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक या अपेक्षित वैद्युतशीलता कहते हैं। इस तरीके से हमको दो परिभाषाएं जो है निकल करके सामने आती हैं वैद्युतशीलता की। ये दोनों परिभाषाएं मैंने आपको बताया। मैंने आज आपको स्थिर वैद्युत बल, कूलाम का नियम और कूलाम के नियम में मैंने एप्सिलॉन जीरो के बारे में बताया और माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है या अपेक्षित वैद्युतशीलता होता है, ये इसके बारे में मैंने बताया। आज की क्लास में बस हम इतना ही चर्चा करेंगे। आगे की कक्षा में हम इसके आगे पढ़ाएंगे। जो भी आपको ना समझ में आया हो, आप जो है उसको कमेंट करके उसको पूछ सकते हो। नमस्कार।